मैरिज एक शादी एक नए घराने का आगाज़ है। और तमाम स्क्रिप्चर जो आपकी रिलीजन की किताबें हैं वो ये बात सपोर्ट करती हैं कि जब शादी होती है तो एक नया ख़ानदान बसता है। देखिए, एक नया अदारा जब बनता है तो नए अदारे की कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उसके प्रोसीजर्स लिखे जाते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। मुझे सवाल मेरा ये है कि जब आपका नया घराना बनता है तो क्या आपकी पॉलिसियाँ बनाते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि 1% लोग भी ऐसे होंगे जो बनाते होंगे। तो होता ये है कि बेटा जौन सा है वो आ रहा है अपने घर से, 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल उसकी उम्र है। उसने जो शौरी या लाशौरी तौर पे अपने घर में देखा है, बाप को करते देखा है या माँ को करते, उसकी वही तरबियत है, वही उसके बिलीव्स है। इसी तरीके से जो बच्ची आ रही है वो अपने घर में 20, 22, 24, 26 साल रह के आ रही है, उसके वो अपने बिलीव्स हैं। अब दोनों एक घर तो बने, एक घर में आ गए, लेकिन वो एक नहीं हुए, क्योंकि एक उस वक्त होंगे जब इनको चलाने का, उस नए घराने को चलाने का कानून भी एक होगा। तो वो दोनों फैमिलियों के दो कानून ही चलते रहते हैं, वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों का इमोशनल तौर पे अपने घर को पीछे छोड़ना ख़ानदान को बड़ा मुश्किल होता है। वो फिजिकल तौर पे तो आ जाते हैं, साथ रह लेंगे, लेकिन सुई उधर की उधर ही अड़ी रहेगी। हमारे घर में ऐसा होता था, हमारी अम्मा ऐसी करती थी, मेरे वालिद साहब ऐसे करते थे, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता था। ये ज़बान चलती रहती है। अब आप मुझे बताएं कि जी एक अदारा डिफरेंट पॉलिसियों से नहीं चल सकता, एक घर कैसे चल सकता है? घर भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं, अपनी लिमिट्स बनानी पड़ती हैं, उस ख़ानदान की लिमिट्स बनानी पड़ती हैं जो आज शादी के बाद वजूद में आया। और ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इन दो लोगों का जिन्होंने इस नए घर का आगाज़ किया है, उनका है। वो अक्सर औक़ात वो एक वर्ड होता है हम अक्सर यूज़ करते हैं, बड़ा उसको सेलिब्रेट करते हैं कि जनाब हनीमून पे गए हैं। तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि यार हनीमून की हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज़ हनीमून? मैं हनीमून में तो यही है ना कि जी आज आपकी शादी हुई है, आप जनाब चले गए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और बाय द टाइम यू कम आउट आपको एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि आपके नए घराने की क्या बाउंड्रीज़ हैं। छोटी छोटी बातें हैं कि जनाब अगर मेरे घर में कुछ होगा तो आप नहीं बोलेंगी, आप मेरे घर में आपको बचाना मेरी जिम्मेदारी है, आपके घर में मेरी इज्जत करवाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके घर वालों के आगे नहीं बोलूँगा, आप अपने घर के आगे नहीं बोलेंगी। हम इतने बजे उठेंगे, हम इतने बजे नहीं जाएंगे, हम सोएंगे, हम नीचे बैठेंगे, हम ऊपर बैठेंगे, हम मिलेंगे, हम खाना इकट्ठे खाएंगे नहीं खाएंगे, कोई कुछ कहेगा तो हम क्या हैंडल करेंगे। हम कभी ये बाउंड्रीज बनाते ही नहीं, बस हमारा हर दिन ऐसे ही शुरू होता है और देखते हुए कि अच्छा देखें आज क्या होगा, जब होगा देखी जाएगी। जब होता है तो फिर सारा जो दिन है और जो हफ्ते हैं और महीने हैं वो मैदान जंग बने रहते हैं। रोज़ कुछ ना कुछ होता है, रोज़ किसी कोई बड़ा कुछ कह देता है, रोज़ ख़ानदान में कुछ हो जाता है, रोज़ एक नया चैलेंज आता है, रोज़ कोई ना कोई नई बात देखने में आती है, और रोज़ एक दूसरे को तान मरामत की जाती है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर रोड धो के बात कर दी जाती है। लेकिन हम प्रोएक्टिव होकर कभी भी प्लान नहीं करते कि अगर ऐसे हालात आएँ, टेबल पे बैठे हों, उसका बाप ये कह दे या सास ये कह दे तो लड़की ने क्या कहना है, क्या नहीं कहना, और लड़के को क्या कहना चाहिए। मेहमान आ जाएं, 10 बज जाएं, 11 बज जाएं, 12 बज जाएं, तो क्या आपने अपने बच्चों को छोड़ के नीचे बैठे रहना, या आपकी जिम्मेदारी है इस वक्त आपके अपने बच्चों की एक्सक्यूज़ करके आप ऊपर आएंगे? आपके घर में अनवांटेड अनइन्फॉर्म्ड गेस्ट आएंगे तो आप उनको वेलकम करेंगे? लोग तो आने अपनी कन्वीनियंस पे आपके घर कोई आ जाता है, लेकिन आप लोगों ने सुबह उठना है, जाना है, आपकी अपनी रूटीन है, बच्चे को टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए आपकी क्या गाइडलाइंस हैं? खाना पकाना, खाना टेबल पे आप खाएंगे, कमरों में खाएंगे, ज़्यादा टाइम पे खाएंगे, ये छोटी छोटी बातें कि पूरी की पूरी पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं, बाउंड्री सेट की जाती हैं। हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये कर सकते हैं, इस घर में ये नहीं होगा।
तो होता ये है कि आपको पता है जब आप ज़्यादातर लोग यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो हर आदमी जौन सा है वो नोज़ी होता है, हर बात में वो टांग अड़ाता है। तो आपको पता ही होना है जितने लोग आए उतने ही उनके मुंह हैं, उतनी उनके ऑब्जेक्शंस होंगे, उतने उनके मशवरे होंगे। तो आप लोगों ने मसला एक छोटी सी एक वजह आज इसकी वजह से अक्सर घरों में लड़ाई होती है। तुम्हारी अम्मा ने मुझे ये कहा, तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे कहा। तो अगर आपने पहले ही गाइडलाइन बनाई हो कि जी बीबी मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, और लोगों का मुंह हम बंद नहीं कर सकते, तो हम लोगों के कहने के ऊपर हमारे घर में लड़ाई क्यों हो रही है? हम तो ये तो इनके आप ये तो ऐसी बात हुई कि कोई गुजरता हुआ कोई कुछ कह दे तो आपसे एक दूसरे का सर फाड़ना शुरू कर दें। लोगों ने तो बात आना नहीं है, वो तो आपसे ऐसी बातें करते रहेंगे। तो आई थिंक कि मैं अक्सर का लोगों को ये भी एडवाइस करता हूँ कि अगर मेका है, लड़की का माँ बाप हैं, तो वहाँ पे अगर लड़की को चाहिए कि वो गाइडलाइंस जो बनाई हैं उसके ऊपर कहे नहीं अम्मी मेरे हस्बैंड का इंतज़ार कर लें, वो आएंगे, उनके लिए खाना बनाना है नहीं बनाना, उसको हैंडल करने दें। जो लड़का है उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो वो कवाम है उसकी शादी वो करा के अपने घर में बीवी को लेके आए। अगर उसके माँ बाप उसे कुछ कहते हैं जो कि अब लड़का है, खामंद के ऊपर तो की जिम्मेदारी है और खामंद की बहुत इज्जत है, लेकिन अगर सास ने या ससुर ने कुछ कह दिया है बीवी को, तो बीवी को बिल्कुल ज़ुबान नहीं खोलनी चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। लड़के को चाहिए, देखिए वो उनका अपना बेटा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो उनका बेटा है। वो अगर उनको कुछ कह भी देगा अम्मी ने प्लीज़ ऐसे ना करें, मैंने कहा था, अपनी बीवी को उसने डिफेंड कर दिया बजाय इसके कि उसको ना लग रहा है कि बगैर वजह के बिला वजह ये सारा जो सा तोपों का दाना है ये मेरी बीवी की तरफ जा रहा है, उसको इल्ज़ाम देने लगे किसी चीज़ का जो कि उसका तो खुद कह दे अम्मी ये मैंने कहा था, ये उसका कसूर नहीं है। तो क्या होगा, अम्मी नाराज़ भी हो जाएंगी, दो गालियाँ भी निकाल देंगी, बेटा है 3-4 दिन के बाद ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन अगर बेटी उस वक्त बोल पड़ी तो वो तो पहले ही मौका ढूंढ रहे होते हैं कि ये सास बहू कोई गलती करे तो वो माफ़ी नहीं होती अगर उसने ज़बान खोल ली, अगर उसने जवाब दे दिया। और अगर हस्बैंड नहीं उसको प्रोटेक्ट करेगा तो आज नहीं कल नहीं महीना नहीं 6 महीने बाद उसकी ज़बान खुल जानी है। तो अब ये आपको पता है, ये तो इसके लिए तो कोई साइंस है नहीं, ये तो साफ है कि आप एक नए घर में शादी हो रही है, नए लोग हैं, तो अगर आप अपने घर में गाइडलाइन नहीं बनाएंगे लोगों के मुंह तो बंद होने नहीं, उन्होंने तो कुछ कहना है, तो आपको जब पता है उन्होंने कहना है तो आपको गाइडलाइंस तो पहले इससे बनानी चाहिए कि आप इसको हैंडल कैसे करेंगे, कौन और कौन करेगा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इससे पहले कि आपके बच्चे जंगल में रहें, उनको पता ही ना हो कि जनाब क्या कानून है, कभी कोई दादा का कानून चल रहा हो, कभी नाना का कानून चल रहा हो, और बाप की कभी कानून चल रहा हो, वो कंफ्यूज रहें। तो कम से कम कोई ना कोई तो उनको आप गाइडलाइंस देंगे, उनको कुछ तो अखलाकियात या मोरालिटी या आदाब पढ़ाने के लिए अपनी एक बाउंड्री तो आपको पता होनी चाहिए। बाउंड्री अगर होगी नहीं तो वो बाउंड्री आप औलाद को पढ़ाएंगे कैसे? अगर आपने अपने घर की कोई पॉलिसी बनाई नहीं है कि जी हम टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, हम इकट्ठे खाना खाते हैं फ़र्ज़ करें, तो बच्चों ने अगर आपको देखा नहीं है, बच्चों से पहले अगर आपने बाउंड्रीज इस्टेब्लिश की नहीं, तो आप मियाँ बीवी तो कर नहीं पाए और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप ये 4 लोग मिलकर ये फैसला कर देंगे, फिर कभी भी नहीं होगा। तो आई थिंक ये शुरू से ही किए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती भी यही हम करते हैं कि हम वो बाउंड्रीज एस्टेब्लिश नहीं करते, हम नहीं बनते हैं। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है? इसका सिंपल सा तरीका है, देखें, कहते हैं ना किसी चीज़ में भी अल्लाह के निज़ाम में कभी भी किसी चीज़ में कभी कोई बुराई नहीं हुई, कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होगी, बुरी से बुरी चीज़ में भी कुछ ना, गोबर है गोबर में भी कोई फ़ायदा तो है ना। तो ये नहीं हो सकता कि किसी ख़ानदान में कोई अच्छाई ना हो। अगर आपकी वाइफ है तो आप दोनों बैठें, उसको कहें तुम्हारे ख़ानदान की लिखो क्या अच्छी बातें हैं, लिखो क्या गलत बातें हैं। आप अपने ख़ानदान की अच्छी बातें लिखें और अपने ख़ानदान की बुरी बातें लिखें, आपस में डिस्कस करें और एक लिस्ट बना लें कि जब हमारे ख़ानदान में हम दोनों ख़ानदानों की अच्छी बातें तो लेकर आएंगे,
लेकिन बुरी बातें ये हम उधर ही छोड़ देंगे। तो ये अब आपका तीसरा, यानी कि आपने एक ख़ानदान ए फैमिली बी, आज ये एक नया ख़ानदान बना इस शादी, इस निकाह के बाद। आपने लड़के के ख़ानदान और लड़की के ख़ानदान दोनों की बेहतरीन खूबियों को अपने ख़ानदान में, या उनकी ना भी खूबियों कोई और भी अगर आपने देखी हो किसी और ख़ानदान में भी, तो आप लिख लेते हैं और आप ये मान लेते हैं कि जी मेरे ख़ानदान में ये बुराई है और उसके ख़ानदान में ये बुराई है, और आज के बाद हम वो नहीं, अपने नए ख़ानदान में वो चीज़ें नहीं आने देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ऑटोमेटिकली हर जनरेशन पिछली जनरेशन से बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि आप बुराइयां छोड़ते चले जाएंगे और अच्छाइयां लोगों की लेते चले जाएंगे। अब ये जो आप निज़ाम बनाएंगे, ये जो पॉलिसी बनाएंगे, ये जो बाउंड्री बनाएंगे, ये आपके ख़ानदान की बका के लिए और उसके ताल्लुकात के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाद में कभी भी नहीं बननी, 10 साल के बाद कभी नहीं बनी, शादी के 5 साल के बाद नहीं बननी, ये पहले बन गई तो बन गई। तो बच्चों को इस चीज़ की तरबियत दीजिए कि एक नया ख़ानदान है, उसकी बाउंड्रीज बना लें। नई नई शादी हुई होती है, नए नए आप चार्ज अप होते हैं, दैट इज़ द टाइम टू एस्टेब्लिश द क्रेडिबिलिटी, टू डेवलप द बाउंड्रीज, और उसको आंखें बंद करके, हाँ ये तो हो सकता है कि उसको बाउंड्री बना ली है, उसको एग्जीक्यूट करने में या उसको ऑनर करने में, बचाने में कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे, तो शुरू में नहीं हो पा रहा या मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन उस पर अटक जाएं कि बस करना है। तो आपको लगेगा कि जब दोनों मियाँ बीवी ये कहेंगे कि ये हमने बैठ के गाइडलाइंस बनाई हैं, ये हमारी पॉलिसी है, तो वो ये नहीं कह पाएंगी तुम्हारा घर या मेरा घर, तो फिर हमारा घर होगा, ये हमने अपने घर के बारे में गाइडलाइन बनाई है, ये हमने अपने घर के बारे में पॉलिसी बनाई है। फिर बेटा, अक्सर औक़ात ये भी होता है बच्चों की तरबियत ख़राब करने का जो आजकल एक रवाज है, वो उसकी बुनियादी वजह ये है, एक दूसरे की चीज़ को ओन नहीं करते। खावंद गया, बच्चों को कुछ कह दिया उसने, या बीवी गई, उसने बच्चों को कुछ कह दिया, खावंद के बाद या अब्बू के पास बच्चे गए, अब्बू ने आगे से कहा बेटा तुम्हारी अम्मा तो ऐसे ही करती हैं, उनके घर में ऐसा होता है। इसी तरीके से मियाँ भी यही करता है, बीवी भी यही करती है, एक दूसरे को नेगेट करते हैं या एक दूसरे को पे कीचड़ उछाल के उसके पीछे छुप जाते हैं, और छोड़ो यार तुम्हारे अब्बू के तो बस, तो आपको पता है आपके दादा के घर में ऐसा होता है। तो वो इस पे लड़ाई होती रहती है। अब ये मुझे बताएं, ऐसा ख़ानदान क्या, उसको अल्लाह की तरफ से क्या बरकत होगी जहाँ पे साथ रह के भी एक दूसरे को आप बड़ों को बुरा कहते रहें। लेकिन जब दोनों बैठ के एक चीज़ बनाएंगे, उस पर एग्री करेंगे, तो कल को बच्चा कोई कहेगा तो फिर माँ या बाप में से कोई ये नहीं कहेगा ये तो तुम्हारे बाप का ख़ानदान में ऐसे होता था, या तुम्हारी माँ के वो कहेगा बेटा ये हमारा फ़ैसला है। यानी कि आपके अगर बाप मौजूद नहीं भी आए तो पीछे से माँ भी बच्चों को ये कि बेटा ये हमारा फ़ैसला है, वो ये नहीं कहेगी तुम्हारे अब्बा का फ़ैसला है। तो आपने देखा होगा अक्सर घरों में ये भी चीज़ होती है कि माँ और बाप का एक किबला नहीं होता, और बच्चे फ़ायदा उठाते रहते हैं, एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। कभी बाप की बात बुरी लगी तो माँ के पास चले गए, माँ की लगी तो बाप के पास चले गए। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो दोनों एक दूसरे को खुद डिसओन करते रहते हैं उस पॉलिसी को। बाप ने कह दिया तुम शाम को नहीं जाओगे, तो बजाय इसके कि माँ ये कहे बेटा बिल्कुल ठीक कहा है तुम्हारे बाप ने, हमारा फ़ैसला है, माँ आगे से क्या कहेगी बेटा मैंने तो तुम्हारे बाप को समझाया था, लेकिन देखो ना उसके बैकग्राउंड ऐसी है, उसके आपके दादा ने भी जनाब वो भी एक कहते थे बच्चों को अकेला कहीं नहीं जाना चाहिए। तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों को तो नज़र आ जाएगा कि माँ बाप के अंदर अपना निफाक है और वो आप लोगों को लड़वाते रहेंगे और ख़ुद अपना बेनिफिट उठाते रहेंगे। ये किलर है रिलेशनशिप का। इन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है, किसी चीज़ पे अमल करना तो बाद में आता है, पहले किसी चीज़ को बनाना तो है, पहले बना तो लें उस पॉलिसी को, फिर उसके ऊपर आंखें बंद करके अंगूठे लगाएं, साइन करें, कमिटमेंट करें कि आज के बाद हमारा नया निज़ाम यही होगा, ताकि मियाँ बीवी के बाद एक हो सके। ये इतना अहम काम है कि आपके 80-20 की रूल के मुताबिक 80% मसाइल की बुनियादी वजह यह है कि हमारी एक ज़ुबान ही नहीं होती है। अक्सर औक़ात मियाँ बीवी की ओपिनियन ही फ़र्क होती है। मैं शादियों पे जाने के बारे में ओपिनियन फ़र्क होगी। आपको सोचें अगर आपने ये पॉलिसी नहीं बनाई है कि आपने शादियों में कैसे जाना है, कितना कैसे बर्ताव करना है, कितने दिन जाना है, तो शादियाँ तो ज़िंदगी में आपको हर साल कहीं आएंगी और हर दफ़ा लड़ाई होगी। लेकिन अगर एक पॉलिसी
गाइडलाइन शादी से पहले ही बना चुके हैं। देखिए जब कोई चीज़ हो जाती है ना, वो टाइम फायर फाइटिंग शुरू हो जाती है, उस टाइम वो काम नहीं हो, एक कंस्ट्रक्शन नहीं उस वक्त हो सकती। तो ये जो पॉलिसी की कंस्ट्रक्शन है ये उसी वक्त हो सकती है कि जब अभी शादियां ना आई हो। आप ऐसे फंस जाएंगे, मतलब अगर आपने ये गाइडलाइन शादी के फ़ौरन बाद नहीं बनाई और 3 महीने के बाद ही आपके भाई की शादी आ गई और आपने वहाँ पे तो जनाब 7 दिन शादी मनाई और उसके जनाब 4 महीने के बाद आपकी ससुराल में शादी आ गई और आपने बेगम से कहा यार तुम क्या 7 दिन के लिए जा रही हो, तो बस 3 दिन चली जाओ, तो वो तो लड़ाई शुरू होगी। अच्छा तुम्हारे भाई की शादी में तो 7 दिन और आप 4 दिन। अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता हो ना तो आपको ये समझ आ जाएगा भाई ये तो होना ही होना है, ये मसले आने ही हैं। तो इसको प्रोएक्टिवली सॉल्व करने के लिए अशद ज़रूरी है कि आप एक आवाज़ बन जाएं। उसके लिए अपने फैमिली की मिशन स्टेटमेंट, फैमिली की विजन स्टेटमेंट, फैमिली की वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स एक कागज़ पर लिख के लगा के नीचे अंगूठे लगा लें कि दिस इज़ व्हाट दिस फैमिली इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ व्हाट वी केयर अबाउट। ये हमारे लिए अहमियत की चीज़ें हैं, ये हम करते हैं, ये हम नहीं करते, ताकि कल को कभी भी ये ख्याल ना आएगी। और दोनों एक दूसरे उस पर स्टिक करें, कभी भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी ना हो। दोनों कस्टोडियन हैं उस पॉलिसी की जो आप लोगों ने बनाई। सो मेरा ख्याल है यही एक गाइडलाइन है शादियों को कामयाब करने की, और यही फितना की सबसे बड़ी बुनियादी वजह है कि हम एक नहीं होते। थैंक यू।